हेलो दोस्तों। नॉलेज के अभाव में हम कुछ ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म में पछताना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 11 ऐसी कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए और इसकी क्या लिमिट्स हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और इसमें ये मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये रिकॉर्ड हो चुकी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या नहीं हुई। बिल्कुल विनय जी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम जो करते हैं विनय जी, उस हर एक ट्रांजैक्शंस की लिमिट रखी गई है। चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस हो, ज्वेलरी के ट्रांजैक्शंस हो। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वो इनपुट मिल जाते हैं अगर वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न को भी मैच करते हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जिसको ट्रैक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थोड़ा पारदर्शिता दिखाई है, आपको बताया है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS के तहत वहां पर आपकी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड कर दी जाती हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, शेयर से रिलेटेड हो। और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड को पार करती हैं उसके बाद बिल्कुल आपके पास चांसेस हो जाते हैं कि कहीं आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आ जाए। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे उनसे आपको कैसे बचना है विनय जी। तो अभी अगर मैं बात करूं कि अब मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा कि जो भी 11 हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, जैसे हम कैश डालते हैं बैंक के अंदर या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो बैंक के से रिलेटेड कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो इनकम टैक्स को पता लग जाती हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, जैसे आपने बोला AIS एक माध्यम है, इसके अलावा काफी ऐसी ट्रांजैक्शंस भी रहती हैं जहां पर बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, अगर प्रॉपर्टी की बात हो तो रजिस्ट्रार या कंपनीज जो है आपका फॉर्म 61A भर के जैसे वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक और प्रावधान रखा है कि एक थ्रेशोल्ड के बाद आपका TCS भी काट लिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप गाड़ी परचेज करते हो तो 10 लाख से ऊपर आपका TDS काट लिया जाता है। 50 लाख से ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको इंश्योर करना है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पैसे ट्रांसफर करते वक्त उनका आप TDS काट ले, अगर हम बात करें, क्योंकि वो काटना आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अब बात करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की विनय जी। तो सबसे पहले मैं उठाना चाहूंगा फिक्स डिपॉजिट के लिए। काफी लोग फिक्स डिपॉजिट सिक्योर मानते हैं, इसलिए फिक्स डिपॉजिट उनका प्रेफरेंस रहता है। तो बताना चाहूंगा 10 लाख की लिमिट रखी गई है। जैसे ही 10 लाख की आपकी FD एक फाइनेंशियल ईयर में होती है एक बैंक के अंतर्गत, तो वो बैंक आपका बता देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पैन नंबर के अगेंस्ट आपकी एक हाई वैल्यू फिक्स डिपॉजिट हुई है फाइनेंशियल ईयर में। तो बिल्कुल अगर आपकी रिन्यूअल है FD का तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नई FD से रिलेटेड थ्रेशोल्ड रखी गई है। इसके अलावा इससे बचने का क्या तरीका है कि आप अपना समय समय पर ITR फाइल करें और साथ में इंश्योर करें, क्योंकि काफी लोग ये गलती कर बैठते हैं कि सेविंग अकाउंट में जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अभी सेविंग अकाउंट सबके पास है और वो इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं क्योंकि पर डे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आप इंश्योर करें कि सेविंग अकाउंट और FD में जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो अपने ITR में जरूर दिखाएं, क्योंकि ये ना करने पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बिल्कुल थोड़ा सा लगता है कि आपने अपने रिटर्न में कुछ गड़बड़ किया और आपको नोटिस भेजा जा सकता है। तो आप ये इंश्योर करें। दूसरी बात करना चाहूंगा कैश डिपॉजिट और विड्रॉ सेविंग अकाउंट में। अभी हमने फिक्स डिपॉजिट की बात करी, तो सेविंग अकाउंट में लिमिट रखी गई है 10 लाख रुपए की। यहां पर भी विनय जी, अगर आप IMPS, NEFT या चेकबुक के माध्यम से अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं, अगर सैलरी से अलग है विनय जी, कोई आपके अकाउंट में फ्रेंड रिलेटिव पैसा ट्रांसफर करते हैं 10 लाख से ऊपर होता है, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर आप उसको नहीं बता पाते या अगर आप समझा नहीं पाते स्कूटनी आने के बाद, तो वो आपकी इनकम मान ली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक मुश्त पैसा किस पर्पज के लिए ले रहे हैं और आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। कैश की अगर हम बात करें तो बिलो 60 ईयर्स है तो 2.5 लाख, और अगर आप अबव 60 ईयर्स हैं तो 5 लाख रुपीज। अगर जैसे ही क्रॉस होता है आपका एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में वो आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है विनय जी। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा करंट अकाउंट की। हमारे बिजनेसमैन के जो लोग हैं और काफी लोग जो UPI के माध्यम से लोगों की हेल्प करने के लिए पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, तो उनके लिए करंट अकाउंट बेस्ट रहता है। पर वहां पर जो लिमिट है वो इंक्रीज की गई है, तो वहां जो आपकी लिमिट रहेगी वो 50 लाख रुपीज की लिमिट रहेगी। तो आप डे टू डे अपने जो ट्रांजेक्शंस करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, रिकमेंडेशन हमारी तरफ से ये रहेगी कि आप सेविंग अकाउंट यूज ना करें, आप अपना करंट अकाउंट यूज करें, क्योंकि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पर इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा कैश का कम से कम ट्रांजैक्शंस करें, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि लिमिट कैश की सेम ही है चाहे वो करंट अकाउंट की क्यों ना हो। और आप इंश्योर करें कि जो आपकी बिजनेस की इनकम है, यहां पर हम टर्नओवर की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसके लिए ITR 3 या ITR 4
आप जरूर भरें। काफी हमारे बिजनेसमैन के लोग जो ITR 4 के प्रीव्यू में आते हैं तो ITR 4 भरते हैं तो वो मैचिंग हो जाती है कि आपने सही समय पर अपना टैक्स भरा है। इसके अलावा डीडी काफी लोग बनवाते हैं, और जैसे ही आप 10 लाख का अपना डीडी बनवाते हैं तो उस केस में वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन काउंट होती है, और वो आपके AIS फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन्स हैं 4 विनय जी, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल से रिलेटेड है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, अगर आपको ये अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आशीष जी मैं बात करना चाहूँगा, मैं अब पार्ट 2 के बारे में बात करना चाहूँगा कि जैसे हमारे घर में हाई एक्सपेंसिव जैसे चीज़ें हैं, कार ले लेते हैं या फिर AC ले लेते हैं या फिर फ्रिज, जो बड़ी आइटम्स हैं, या फिर प्रॉपर्टी या फिर कैश ट्रांजेक्शन्स या फिर गोल्ड अच्छी अमाउंट में लेते हैं, तो उसकी ट्रांजेक्शन्स की लिमिट वो क्या है और इनकम टैक्स को इनके बारे में कैसे पता लगेगा? बिल्कुल विनय जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेना चाहूंगा कि हम अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी जरूर बाय करते हैं। तो जैसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, सब रजिस्ट्रार की अगर हम बात करें, तो आप स्टैंप ड्यूटी परचेस करते हैं। तो स्टैंप ड्यूटी आप जैसे ही 30 लाख से ज्यादा की परचेस करते हैं तो वो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में काउंट होता है। तो उस केस में बिल्कुल वो आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि आपने 30 लाख से अधिक की अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैक ट्रैक करता है कि आपने पिछले 10 सालों में या 5 सालों में कितना इनकम टैक्स अपनी व्हाइट मनी दिखाई है। अगर वो इनकम आपकी इस इनकम के साथ मैच होती है, अगर आपने होम लोन लिया है तब तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना पैसा लगाया है, उस केस में आपने पिछले रिटर्न में इतना दिखाया है अपनी मनी को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने आज तक कोई रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, होम लोन भी नहीं लिया है, उस केस में आपको परेशानी हो सकती है विनय जी। और दूसरी चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला आपको 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी होते हुए आपको इंश्योर करना है कि आप 1% अपना TDS काट ले जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नहीं तो बाद में आपको उसका भुगतान खुद करना पड़ता है। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर आपको ये सब चीजें बता देते हैं, पर आपके अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। तो सब रजिस्ट्रार बेसिकली विनय जी, जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी दे दी जाती है। अब बात करते हैं कार, ज्वेलरी, AC की विनय जी। तो यहाँ पर कार की हमने पहले ही बात कर ली थी, 10 लाख से ऊपर होते ही आपको TDS काटना होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें विनय जी कैश ट्रांजेक्शन की, तो जैसे ही आप कैश ट्रांजैक्शंस 2 लाख से ऊपर की करते हैं, चाहे ज्वेलरी लें, AC लें, कार लें, तो उस केस में मैंडेटरी हो जाता है पैन नंबर देना, और वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता है। तो कैश में आप ध्यान रखें कि 2 लाख से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शंस इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ना करें विनय जी। तो ये हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। तो अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जैसे शेयर मार्केट में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूँ कि क्रेडिट कार्ड से काफ़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, 1 लाख से ऊपर हो जाती हैं, 2 लाख से ऊपर हो जाती हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ कि फॉरेन ट्रांजैक्शंस की NRI इंडिया के अकाउंट में भेज रहे हैं या फिर इंडिया के अकाउंट से बाहर NRI अकाउंट में जा रहा है, तो उस केस में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्रेडिट कार्ड के लिए विनय जी सेम लिमिट 10 लाख की रखी गई है। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस, एक क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं हम, वहां पर 10 लाख से ऊपर होता है तो वो बैंक आपका बता देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप इतना ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं। फिर वहां पर दोबारा से बैक ट्रैक होता है कि आप कितना रिटर्न फाइल करते हैं, क्या आपकी जो एक्सपेंस है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। क्रेडिट कार्ड की कैश पेमेंट पे ध्यान रखें विनय जी, आप 1 लाख से ज्यादा अगर आप कैश पेमेंट क्रेडिट कार्ड की करते हैं तो उस केस में बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर्स, काफी लोग करते हैं विनय जी, तो वहां पर अगर जैसे ही आप 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस करते हैं म्यूचुअल फंड या शेयर्स की अगर हम बात करें, तो वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड होती है विनय जी। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी ट्रांजैक्शंस के बारे में, लिमिट के बारे में। और यहाँ पर डिविडेंड तो आपका, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड आपको मिलता है, और जैसे ही किसी एक कंपनी का डिविडेंड 5,000 से अधिक होता है तो उस केस में आपका TCS या TDS की अगर हम बात करें, आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की अगर हम बात करें, जहां से आपको पैसा मिल रहा है, वो भी आपका काट लेते हैं। तो बिल्कुल वो रिकॉर्ड हो जाती है वहां पर। और अभी तो इनफैक्ट पिछले साल तो जितना भी डिविडेंड आपको पे हुआ सब पे उन्होंने TDS काटा है। तो बिल्कुल ये ट्रांजैक्शंस आपकी इस माध्यम से रिकॉर्ड होती हैं। डिबेंचर और बॉन्ड्स अगर आप खरीदते हैं विनय जी, तो वहां पर भी 10 लाख की लिमिट रखी गई है। फॉरेन ट्रांजैक्शंस की अगर आपने बात करी, बिल्कुल विनय जी फॉरेन ट्रांजैक्शंस पे तो बिल्कुल नजर रहती है। 10 लाख की सेम लिमिट है वहां पर। 10 लाख से ज्यादा अगर आपके रिलेटिव आपको ट्रांसफर कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर लोन के रूप में है तो आप इंश्योर करें, एक लोन एग्रीमेंट जरूर बनवा ले, ताकि जब अगर आपकी स्क्रूटनी आती है तो उस केस में आप एक्सप्लेन कर पाए कि ये पैसा आपने लोन के रूप में अपने फ्रेंड से लिया है और आपको उसी अकाउंट में वापस करना है। रिलेटिव से ले रहे हैं तो गिफ्ट डीड जरूर बनवाएं। बेटर रहेगा आप अपने अकाउंट में ही ट्रांसफर कराएं अगर आप फॉरेन से ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आप फॉरेन में जाते भी हैं विनय जी,
तो उस केस में भी आपको ओवरसीज का अगर आप टूर प्लान लेते हैं 10 लाख से अधिक का, तो वो ट्रांजैक्शन पे आपके रिकॉर्ड हो जाती है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल ये सारी हमने ट्रांजैक्शंस की थी, हमने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा, बट अनफॉर्चुनेटली कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें नोटिस आ जाता है या फिर वो ऐसी ट्रांजैक्शंस पकड़ लेता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी सुविधा का ध्यान रखा है। वो आपको पहले एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि आपने ये ट्रांजैक्शंस करी है, उसके पीछे का रीजन क्या है और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो आपको रीजन बड़े अच्छे ढंग से करना है, और जैसे मैंने बोला, अपने अकाउंट को साफ सुथरा रखना है। अगर आप फ्रेंड से कुछ पैसा अपने अकाउंट में ले रहे हैं तो उसका लोन एग्रीमेंट बनवाना है, वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाना है। रिलेटिव से अगर आपको कोई मोटा पैसा या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का पैसा मिलता है तो आपको गिफ्ट डीड बनवानी है। बड़े आसानी से आपको 100-200 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नोटराइज करवा के आप अपने पास रिकॉर्ड रखें। बस ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि आप इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रूव कर पाए किस पर्पज के लिए आपने पैसा लिया है। इसके अलावा कोई आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी हैं तो मैंने जैसे बोला, पिछले आपके आईटीआर से कंपेयर किया जाएगा कि पिछले कुछ सालों में आपने आईटीआर में अपनी कितनी इनकम शो करी है। अगर वो मैच करती है तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ऑनलाइन माध्यम से आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और 90% केसेस में वो रिस्पॉन्ड के बाद मामला जो है सेटल हो जाता है। प्रॉब्लम तभी आती है जब आप आईटीआर नहीं भरते हैं विनय जी। तो आप इंश्योर करें, आप आईटीआर भरें और उसके बाद अपने अकाउंट्स को क्लीन रखें, आपके क्रेडिट पे ध्यान रखें कि आपके अकाउंट में जो भी क्रेडिट होता है उसके पीछे आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।